Hello बच्चों, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Today we are going to discuss chapter first, the solid state of class 12th chemistry. बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। आप छोटे क्लासों में पढ़े हो कि किसी भी मैटर के तीन स्टेट होते हैं। किसी भी मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे या एक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग एक सॉलिड से। तो एक सॉलिड की एज सच कोई डिफिनीशन तो नहीं होती, लेकिन सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब एक सॉलिड की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ पहचान होती है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन सब्सटेंस सॉलिड है या नहीं। तो अगर बात करें सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड की, कि सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, एक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे और इन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो मिनिमम होगा। बेटा देखो, जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मान लो आपके पास कोई एक सॉलिड है। मान लो ये आपके पास एक सॉलिड है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब ये जिससे बना है। अब वो चाहे एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। तो मान लो ये कोई सॉलिड है और ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे या टाइटली पैक्ड होंगे या कंपैक्टली पैक्ड होंगे। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ये कैसे होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे। और दो पार्टिकल के बीच में, इन दो पार्टिकल के बीच में देखो, अगर दो पार्टिकल आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, दैट मीन्स कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तब तो एक दूसरे के पास पास हैं। तो इन दो पार्टिकल्स के बीच में इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। देखो, पार्टिकल एकदम पास पास है, इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पास है। दैट मीन्स कि एक सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम। और दो पार्टिकल के बीच में मान लो इन दोनों पार्टिकल के बीच में या इन दोनों पार्टिकल के बीच में या इन दोनों पार्टिकल के बीच में, तो दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और एक सॉलिड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बेटा, वो मिनिमम होता है या नेग्लिजिबल होता है। मिनिमम कहने का मतलब या तो बहुत कम होगा या तो नेग्लिजिबल होगा, नहीं होगा। तो देखो, सॉलिड की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने जानी कि एक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो मिनिमम होगा। अब बात करते हैं सॉलिड की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखो, एक सॉलिड जो होगा उसका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट मास होगा और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। बेटा अगर आप अपने सराउंडिंग में किसी भी सॉलिड को देखो, चाहे आप पेन ले लो, चाहे आप ब्रिक ले लो, चाहे आप आयरन का कोई ब्लॉक ले लो, चाहे वुड का कोई ब्लॉक ले लो, कोई भी सॉलिड देखो, उसका शेप जो होगा, आप जिस शेप का लिए हो वो उसी शेप का होगा। आप अगर मान लो आयरन का एक ब्लॉक लेते हो स्क्वायर शेप का, तो आप कहीं पे भी ले जाओ उसे, चाहे उसे बकेट में रखो, चाहे आप अपने रूम में रखो, चाहे आप अपने स्कूल बैग में रखो, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में आप रखो, वो स्क्वायर शेप का ही होगा। तो एक सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, सॉलिड का जो मास होता है वो भी फिक्स होता है बेटा, और वॉल्यूम जो होता है वो भी फिक्स होती है। साथ ही साथ एक सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है, रिजिड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। देखो, अगर आप आयरन ब्लॉक की ही बात कर लो तो वो कैसा होगा? हार्ड होगा भाई, कठोर होगा, टफ होगा, हार्ड होगा, रिजिड होगा और इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल कहने का मतलब उसे हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, उसे दबा नहीं सकते। तो आप कोई भी सॉलिड ले लो बेटा, आप चाहे अपने सराउंडिंग में अपना मोबाइल फोन ले लो, चाहे आप पेन ले लो, चाहे आप कोई भी वुडन ब्लॉक ले लो, चाहे आयरन की ब्लॉक ले लो, देखो उसे अपने हाथों से आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, उसे दबा नहीं सकते। तो सॉलिड कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल।
साथ ही साथ बेटा अगर हम लोग बात करें सॉलिड के चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो एक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। एक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है। एनर्जी को इंक्रीज करने के बाद वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट या ऑसिलेट होते हैं। जो कहना चाह रहा बेटा वो ये देखो, मान लो आपके पास ये कोई सॉलिड है और इसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनकी पोजीशन फिक्स है। ये अपने पोजीशन से डिसलोकेट नहीं होंगे, ये जहां है वहीं पे होंगे। हाँ, अगर हम इनकी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी सोर्स से अगर हम इसकी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, तो ये अपने ही पोजीशन पे जहां प्रेजेंट है वहीं पे क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे या ऑसिलेट करेंगे। वाइब्रेट करने का मतलब क्या होगा बेटा, तो हल्का फुल्का इधर उधर हो जाएंगे। ऑसिलेट करेंगे, टू या फ्रो मोशन करेंगे। तो सॉलिड की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे। उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होगा। सॉलिड का डेफिनेट शेप होगा, फिक्स्ड मास होगा और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। तीसरा, सॉलिड जो होगा वो हार्ड होगा, रिजिड होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा। चौथा, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनकी पोजीशन फिक्स होगी। एनर्जी के इंक्रीज करने के बाद वो केवल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होंगे या ऑसिलेट होंगे। तो ये चारों क्या थी, एक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग सॉलिड को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो किस तरीके से अरेंज है, सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरीके से अरेंज्ड है, इसके बेसिस पे हम लोग सॉलिड को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, एक सॉलिड के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका किस तरीके से अरेंजमेंट है, इसके बेसिस पे हम लोग सॉलिड को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है या एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, हम लोग बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। मान लो ये कोई आपके पास सॉलिड है, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं एटम ए और एटम बी। एटम ए और एटम बी इस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। ये जो मैंने आपको रेक्टेंगुलर शेप का सॉलिड बनाया है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एटम ए और एटम बी, मतलब ये सॉलिड एटम ए और एटम बी से मिलके बना है। तो मान लो पहले एटम ए रखा हुआ है, फिर एटम बी रखा हुआ है, फिर एटम ए है, फिर एटम बी है, फिर एटम ए है और फिर एटम बी है, फिर ए बी है, ए के नीचे बी है, फिर ए है, फिर बी, फिर ए, फिर बी और फिर ए। फिर यहाँ पे मान लो ए है बेटा, फिर यहाँ पे बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए और फिर बी। देखो यहाँ पे जो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जो एटम ए और एटम बी थे, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो अरेंजमेंट है फिक्स्ड है या डिफिनिट है या आप कह लो सिस्टमैटिक मैनर में है। देखो पहले ए आया, फिर ए आया, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे है, पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, एक फिक्स्ड पोजीशन पे चल रही है, एक फिक्स्ड डेफिनिट पैटर्न पे चल रहा है। इसके बाद क्या होगा, आप एज्यूम कर सकते हो कि बी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, एक डेफिनिट पैटर्न पे चल रही हो। तो अगर किसी सॉलिड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डेफिनिट पैटर्न पे या एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज हो, तो वैसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ऐसा सॉलिड जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डेफिनिट पैटर्न पे या एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज हो, वैसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे इस सॉलिड में आप देखो बेटा, एक सिस्टमैटिक मैनर चल रहा है, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, एक सिस्टमैटिक चल रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर ए के बाद बी, एक डिफिनिट पैटर्न चल रहा है। तो ऐसे अगर सॉलिड के अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है तो वैसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बात करते हैं बेटा एमॉर्फस सॉलिड की। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, मान लो आपके पास ये कोई सॉलिड है,
और इसके भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एटम ए और एटम बी। मान लो यहाँ पे एटम ए आ गया, फिर एटम ए आ गया, फिर एटम बी आ गया, फिर एटम ए आ गया, फिर यहाँ पे एटम बी आ गया, फिर यहाँ पे एटम बी, फिर एटम बी, फिर एटम ए, फिर से एटम ए, फिर से एटम ए, फिर एटम ए, फिर एटम बी, फिर एटम बी, फिर एटम ए, फिर एटम बी। देखो इस सॉलिड में इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं है, वो डिफिनिट नहीं है। कोई भी एटम कभी भी आ जा रहा है, कभी एटम ए, फिर एटम बी, फिर एटम ए, मतलब एक डिफिनिट पैटर्न पे नहीं है, कभी भी रैंडमनेस है, कभी एटम ए आ जा रहा है तो कभी एटम बी आ रहा है। आप एज्यूम नहीं कर सकते कि इसके बाद कौन सा एटम आएगा। तो अगर एक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज हो, रैंडम मैनर में अरेंज हो, डेफिनिट पैटर्न पे ना अरेंज हो, सिस्टमैटिक मैनर में ना अरेंज हो, तो वैसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? ऐसा सॉलिड जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज हो, उस तरह के सॉलिड को हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। बेटा अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे पहला डिफरेंस हम लोगों ने तो देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डिफिनिट पैटर्न पे या एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज होंगे। एमॉर्फस में क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो रैंडम मैनर में अरेंज होंगे। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शॉर्ट रेंज के ऑर्डर के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम लोग शार्प नाइफ से कट करते हैं तो हमें दो नए और स्मूथ सरफेसेस मिलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम लोग शार्प नाइफ से कट करते हैं तो हमें दो नए स्मूथ सरफेसेस मिलते हैं। दैट मीन्स बेटा मान लो आपके पास ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, भाई इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, एक डिफिनिट पैटर्न पे होगा, एक फिक्स्ड मैनर में होगा, एक सिस्टमैटिक मैनर में होगा। और अगर हम इसको एक शार्प नाइफ से यहां से कट करें तो हमें दो नए सरफेसेस, कट होने के बाद ये दो नया सरफेस मिलेगा इस तरीके का कुछ। तो ये जो दो नए सरफेसेस हमें ऑब्टेन हो रहे हैं ये कैसे होंगे, स्मूथ होंगे, चिकने होंगे और शार्प होंगे। शार्प का मतलब जरा सा भी इसमें क्या होगा, रफनेस नहीं होगी। जबकि जब एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग कट करेंगे तो हमें रफ सरफेसेस ऑब्टेन होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं बेटा वो एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, जबकि एक एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। एनिसोट्रॉपिक कहने का मतलब कि एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी की बेटा डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट वैल्यू होगी। मान लो आपके पास ये एक कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसमें ये एटम ए और एटम बी से मिलके बना हुआ है, मान लो बेटा एटम बी, फिर एटम बी और ए, फिर ए बी, ए और बी। तो ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो एटम ए और एटम बी से मिला हुआ है। मान लो हम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, तो मान लेते हैं बेटा x आया, और अगर हम लोग इस डायरेक्शन से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा, y होगा। मतलब जब हम दो डिफरेंट डायरेक्शन से कैलकुलेट किए, इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू x आई और इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू y आई, तो दो डिफरेंट डायरेक्शन से एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी की दो डिफरेंट वैल्यू आ गई। तो ऐसे चीजों को हम लोग कहते हैं एनिसोट्रॉपिक। इसलिए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं कि ये एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। अगर एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी की दो डिफरेंट डायरेक्शन से दो डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं एनिसोट्रॉपिक। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी की दो डिफरेंट डायरेक्शन से दो डिफरेंट वैल्यू आती है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग कहते हैं एनिसोट्रॉपिक, कि वो एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होता है,
जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब बेटा डिफरेंट डायरेक्शन से सेम वैल्यू आएगी। दैट मीन्स मान लो आपके पास ये कोई एमॉर्फस सॉलिड है, ये कोई आपके पास, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ए और बी हैं, तो ए बी ए मान लो बी, फिर यहाँ पे बी, फिर बी, फिर बी, फिर ए, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ए और बी वो रैंडमली अरेंज हैं। तो अगर आप इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करो तो मान लो x आया, और अगर आप इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करोगे बेटा तो भी x आएगा, या आप अगर इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करोगे तो भी x आएगा। दैट मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन से एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यू आएगी, और आइसोट्रॉपिक का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी की सेम वैल्यू आएगी। तो बेटा ये कुछ डिफरेंस थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में। एक बार फिर से एक समराइज कर देते हैं डिफरेंस को। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ऐसा सॉलिड जिसमें उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिस्टमैटिक मैनर में या स्पेसिफिक पैटर्न पे अरेंज हो, उन्हें हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, ऐसा सॉलिड जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडम मैनर में अरेंज है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम लोग शार्प नाइफ से कट करते हैं तो हमें दो स्मूथ और शार्प एजेस मिलते हैं, जबकि जब हम एमॉर्फस सॉलिड को दो शार्प नाइफ से कट करते हैं तो हमें दो नए रफ सरफेसेस मिलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक नेचर का होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेटा वो ट्रू सॉलिड कहलाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड है उसे हम लोग फॉल्स सॉलिड कहते हैं या सूडो सॉलिड कहते हैं। और इसका एग्जांपल जैसे प्लास्टिक, ग्लास, रबर, इन सब ये सब क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक या आप कह सकते हो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में। अब इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सभी को आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।